गुड आफ्टरनून। तो लेक्चर नंबर 1 हो चुका था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ाया था मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में मैंने नोड और जंक्शन के बारे में बताया था, मैश एंड लूप के बारे में बताया था, बाईलेटरल क्या होते हैं, यूनिलेटरल क्या होते हैं, एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होते हैं, ओम्स लॉ क्या होता था वो बताया था, और एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। अभी ओम्स लॉ का बहुत अच्छा डिस्कशन नहीं किया था। अभी आज पहले टर्म्स समझेंगे, क्या करंट है, क्या करंट डेंसिटी है, ठीक है, और क्या रजिस्टेंस है, क्या इंडक्टेंस है, क्या कैपेसिटेंस है। जब ये चीज़ हम जान जाएंगे ना, उसके बाद हमें ओम्स लॉ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो कितने लोग सेशन में ऐड हो गए? बस इतने लोग। चलो ठीक है, जल्दी ऐड हो जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेकंड क्लास है ये। वैसे देखा जाए तो ये थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो अब बात मैं करूँगा एनर्जी फ्लो थ्रू द कंडक्टर रिलेटेड टर्म्स। कैसे कंडक्टर यानी जो चालक में कैसे धारा का प्रवाह होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं। टर्म्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है, करंट की डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इन सब पे बात करेंगे हम। वो इन सब में टॉपिक मिलेगा तुम्हें। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर एनर्जी फ्लो की। एनर्जी का मतलब ऊर्जा का प्रवाह करना, ठीक है ना। तो ऊर्जा का प्रवाह एक चालक के माध्यम से, और उससे संबंधित जो टर्म है उसके बारे में, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा क्या, कंडक्टर, जिसका थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम्हें दिखे उसके अंदर क्या क्या है। एक बार और बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लो। तो ये मैंने बना दिया एक बड़ा सा कंडक्टर। अब मैंने इसमें क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाता जाऊंगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाता जाऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से डॉट मार्क करके, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ की एनालिसिस होगी कि किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है फॉर कंडक्टिविटी के लिए, या कंडक्टर के लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। तो सबसे नंबर बात आएगी, तो 4 कंडक्टर है, कितने, 4 बेस्ट, सबसे अच्छे क्या हैं कंडक्टर, ठीक है ना। तो कौन से 4 बेस्ट कंडक्टर हैं उनका नाम देखते हैं। तो उनका नाम इस प्रकार है, सिल्वर, अब यहाँ लिखा है +1, अभी बताऊंगा +1 क्या है। कॉपर को CU से C कैपिटल U स्मॉल +2, एन AU यानी गोल्ड यानी +2, और AL फॉर एल्युमिनियम, ठीक है ना। इसका लिखते कैसे हैं ये देख लेना, कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल है, वरना फिर गड़बड़ होगा। अब यहाँ पर ये जो मेंशन किया है मैंने, क्या मेंशन किया है, सिल्वर। देखो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कलर पेन है, सारी चीज़ें, नोट्स लिख के प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, रोज़ क्लास में आया करो। तो यहाँ 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब डिपेंड करता है कि चालकता निर्भर किस पर करती है। अब कौन सा सबसे अच्छा चालकता है, तो वो कैसे पता करोगे कौन सा सबसे अच्छा चालकता है। तो ये जिस क्रम में लिखा है ना, ये इसी क्रम में होता है। सबसे अच्छा क्या है, सिल्वर, फिर जो है कॉपर, फिर जो है गोल्ड, और फिर है एल्युमिनियम, 4th श्रेणी का। लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसका जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को बनाने से पहले पूरी इसकी इकोनॉमी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीप कॉस्ट होता है, और अच्छी कंडक्टिविटी भी मिलती है, बेटर, इनसे अच्छी तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ठीक है इकोनॉमी कंडीशन के हिसाब से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर मिलता है कॉपर, ये ज़्यादातर तुम्हें किस में मिलेगा, वाइंडिंग्स में, ठीक है ना। वैसे वाइंडिंग की स्पेलिंग WDG नहीं होती है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ वाइंडिंग, ठीक है ना। ये होती है वाइंडिंग, कहाँ होती है, मोटर में, फ़ैन में, जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनमें
इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग पार्ट्स में कॉपर की वाइंडिंग होती है। सिल्वर और आपका सर सिल्वर और गोल्ड कहाँ यूज़ होता है? तो सिल्वर और गोल्ड सिर्फ लेबॉर्ट्री पर्पज से यूज़ होता है, जहाँ पर मेजरमेंट करना बहुत ही प्रिसाइज है, कि मतलब वहाँ प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी और भी बहुत ज़रूरी, तो वहाँ पर लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स में वहाँ यूज़ करते हैं, बट वैसे कहीं नहीं यूज़ होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब किस बेस पे कहा गया है कि ये सबसे अच्छा है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला है बड़ा है, जिधर छोटा है वो छोटा है। ये समझ गया ना कंपैरिजन? तो अब किस बेसिस पे कहेंगे ये बेस्ट है? जिनके पास क्या है, मेनली अ फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के पास घूमने के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो दिखाए गए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है घूमने के लिए क्या हैं, बाध्य नहीं है, वो घूम सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा घूमने के लिए, सबसे ज़्यादा कौन घूम सकता है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो एक क्लास में एक बच्चा है तो वो ज़्यादा घूमेगा, एक क्लास में 2 बच्चे तो स्पेस कम हो गया, एक क्लास में 3 हो गए तो और स्पेस कम हो गया। तो इससे समझ लो। अब इसमें और इसका बेसिक से समझा देता हूँ। तो यहाँ होता है न्यूट्रॉन, यहाँ होता है प्रोटॉन, और ये इसकी अलग अलग कक्षाएँ होती हैं। मैं हाफ बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? K, L, M और N अलग अलग होता है। इसमें क्या कहते हैं? 2, 8, 18 और 32। ये इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन है। लास्ट वाला जो सेल होता है उसको वैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना, या वैलेंस सेल बोलते हैं। बेसिक सा है, ठीक है ना? चलो, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ठीक है, तो किस बेस पे डिपेंड कर रहा है? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोबिलिटी क्या होता है, यानी गतिशीलता। फ्री इलेक्ट्रॉनों की क्या गतिशीलता? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि गतिशीलता ऑफ कॉफी रहना फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ गए? इसका मतलब बताना था मुझे। तो फ्री इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता, तो इस पर निर्भर करता है कि कौन सा कंडक्टर बेटर है, ठीक है ना? इस बात पर निर्भर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब बेसिकली एक टर्म आता है, तुमने सुना होगा, केमिस्ट्री नहीं, इंटर की फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो मैं चार्ज की बात है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना? तो पॉजिटिव से क्या होते हैं, जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड निकलती हैं ये चार्जेस की, और निगेटिव में क्या होता है, अभी मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, आउटवर्ड होती हैं लाइनें, ठीक है, और निगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ होती है। ये अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस, ठीक है ना? तो जब अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस हैं तो इसको क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाली लाइन किससे लिंक कर जाएगी, इसके निगेटिव से, और एरो हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना? फिर ये पॉजिटिव वाली जो चार्ज है ये भी लाइन इधर ऐड हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या, बाहर आउटवर्ड, और इसकी इनवर्ड, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे, कनेक्टेड वे में दिखा देंगे। इससे बस ये पता चल रहा है क्या है कि पॉजिटिव लाइन किस पे, यहाँ से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ टर्मिनेट हो रही है, यानी उत्पत्ति यहाँ पर है और इसका अंत छोर कहाँ पर है, यहाँ पर है। बस ये दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो अभी यहाँ कई सारे टर्म आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उसके बारे में बहुत डीप में नहीं जानना, जब वो चैप्टर आएगा तो वहाँ समझेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है क्योंकि ये अभी टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसके द्वारा वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत बल का अनुभव किया जाए वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हमने क्या किया, कंडक्टर था, अब वोल्टेज उसमें लगाया, वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी खुद की। चलो ठीक है, तो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब इससे क्या रिलेटेड फॉर्मूला है, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है। पहले चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = NE। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 C फॉर कूलम। कूलम साइंटिस्ट का नेम है, उनके नेम पे ये यूनिट है, ठीक है। और N क्या है, यहाँ कितनी संख्याएं हैं उसके बारे में, ठीक है ना, कि कितनी संख्याएं हैं, और तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये आसान सी बात है। और इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, E = Q/D पढ़ा होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा याद करो, अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अप्लाइड फिजिक्स भी सर पढ़ा रहे हैं इस समय, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, अप्लाइड फिजिक्स में भी ये टर्म्स हैं वहाँ पर, ये फिजिक्स का ही टर्म है। ठीक है, और फिर ठीक है इतना हो गया। और इतना अभी तक, इतने में किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई डाउट हो फिर हम आगे बढ़ें? चलो ठीक है, तो अब इसके बाद आती है, अब इसको एक डायग्राम और बनाते हैं। मैं बात करता हूँ, एक कंडक्टर है यहाँ पर, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी, नॉर्मल कंडक्टर है, इसी का थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाया बड़ा सा, इसी को मैंने छोटा करके दिखा दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और यहाँ करंट, ठीक है। अब तुम्हें कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसी ऐसे कैसे जोड़ सकती है, तो शॉर्ट हो गया। तो क्या करेंगे, इस कंडक्टर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को यहाँ दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और इससे आर से हमने डिनोट कर दिया। अब क्या है, ये बंद पास है, तो जब बंद पास होगा तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगी। करंट की दिशा कैसी होती है, इस पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, मतलब इसका एरो ऐसे लगा दूँ, ये पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव पे ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इस डायग्राम पे देखो, तो यहाँ करना है, सपोज करो ये पॉजिटिव हमने इधर दिया था नीचे वाले डायग्राम में और निगेटिव हमने यहाँ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी, ठीक है। ये वाला पेन सही नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब इस दिशा में होगी। अगर बैटरी जो, अगर मैं देखा जाए तो इस पर, अगर इस डायग्राम पे भी बात करूँ तो ये इधर इधर दिशा होगी, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चलेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर क्या है, ऋणात्मक चार्ज, उस पर निगेटिव चार्ज होने से वजह से क्या होगा, वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। यही बेसिक सा टर्म है समझने के लिए। तो क्या होता है करंट, एक तो ये हो गया। अब करंट की एक डेफिनीशन और है, वो डेफिनीशन ये है कि चार्ज को प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम में, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। तो अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, क्या, जिसको कहते हैं चार्ज। तो मैं बात चार्ज की, सॉरी करंट की बात करता हूँ, करंट। तो करंट क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, या मैं अगर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ फिर उसके बाद हिंदी में भी लिख दूँगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ these, the rate of flow of these इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कौन सा इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं ऐसे सिंबल बना, फ्री इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ क्या, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ इसी को कम शब्दों में, कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब ये बात स्टेटमेंट जो राइट किया है, लिखा है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे दिखाओगे, तो I = dQ/dt। अब इसको मैथ्स में अगर तुमने पढ़ा होगा, मैथ्स तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो उसमें देखा होगा d/dt ऑफ Q। ये क्या किया, अवकलन ही तो किया है d/dt ऑफ Q, ध्यान से देखो। तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको ऐसी तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, करंट, ठीक है, समझ लो, जिसको बोलते हैं कि Q यहाँ पे जो अभी देखा था, I = क्या था, dQ/dt। तो क्या था यहाँ पर, Q जो टर्म्स था वो निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था, ये निगेटिव वाला था, ठीक है ना, इसको हटा दो, निगेटिव इलेक्ट्रॉन था। तो क्या करेगा, द करंट, अब जो करंट है वो क्या करेगी, करंट डायरेक्शन, द करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट
अपोजिट मतलब विपरीत, टू दैट ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज की प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा की प्रवाह की दिशा होती है। इसको ध्यान से सुनना, चार्ज की प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा की प्रवाह होती है। अब चार्ज की प्रवाह किस दिशा में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ एक नोटेशन बना रहा हूँ मैंने एक लाइन खींची और ऐसे किया, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर एक लाइन खींची और ऐसे किया, ये क्या है? चार्ज की डायरेक्शन। और इसी में एक और लाइन खींचूंगा, बीच से निकाल देता हूँ, तो ये क्या है? अपोजिट, यानी किसकी है? करंट की डायरेक्शन। समझ गए ना? तो ई यानी चार्जेस और चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, और करंट क्या होता है? उसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चार्ज निगेटिव है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। बेसिक्स ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व की बात आती है। जैसे मैं हिंदी में लिख दूं, धारा घनत्व। तो क्या है धारा घनत्व भाई? धारा घनत्व, और इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसी भी चीज़ की सबसे पहले देखा होता है, कोई भी चीज़ अगर उसका डेफिनेशन लर्न करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है तो पहले तो उसका फॉर्मूला क्या है वो जाना जाए। तो जे से इसको डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी तो क्या है? करंट अपॉन एरिया। एरिया को ले लो एस से या ए से ले लो, तो इसकी यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये इसकी यूनिट है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं क्या होगा कि करंट पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा की मात्रा को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, तो क्या लिखेंगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल में धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो इस इंग्लिश वाले हैं वो सुन लें, ये क्या होता है? द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी रिजल्टेड विद इन द कंडक्टर। तो क्या है? द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इतना समझ में आ गया बेसिक सा फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर और है, क्या है? F इज इक्वल टू E इंटू ई एन। ये ई एन क्या है? ये वही है Q बराबर एन ई, और F बराबर ई क्यू। तो ये क्या होता है? F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो F इज इक्वल टू ई इंटू ई एन। तो क्या हो गया इसको? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होता है? Q बराबर एन ई, ये है ना, इसकी यूनिट होती है कूलम। तो अब यहाँ क्या होता है? एक फॉर्मूला और बताया, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये अवकलन कर दिया है। और एक फॉर्मूला अभी और बताया, J इज इक्वल टू यानी करंट डेंसिटी, धारा घनत्व इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, ठीक है। इतना बता दिया ना मैंने। इसको क्या करना है? एक ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ क्या लगा लेना है? एक स्टार लगा लेना है। ये प्रश्न एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं, और एकेडमिक एग्जाम में ये टॉपिक, ये डेफिनेशन लिखना आएगी कि डिफाइन द करंट डेंसिटी, और उसका क्या करना है? यूनिट बताना है, उसका फॉर्मूला बताइए और उसको परिभाषित कीजिए, और एक एग्जाम्पल उसके नीचे एक न्यूमेरिकल लगा होगा, वो न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करना होगा, बेसिक सा फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र को बढ़ाऊँ, अब देखो यहाँ कैसे प्रश्न आएगा, अगर मैं विद्युत क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? अगर लगाया गया वोल्टेज मैं बढ़ा दूँ,
विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं तो बढ़ा दें, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। कैसे? देखो ये है, ये फॉर्मूला F इक्वल टू ई डॉट क्यू, ये ऐसे समझ लो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है, जिसको कहते हैं समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का ये रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो क्या बढ़ा, फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ाया तो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो मूवमेंट है वो बढ़ेंगे। ठीक है ना। और क्या होगा फिर, चार्जेस बढ़ेंगे। जब चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब चार्ज ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी धारा भी ज़्यादा फ्लो होगी। और जब धारा ज़्यादा फ्लो होगी उतने ही कंडक्टर से, उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उतने ही क्षेत्रफल से, तो धारा घनत्व की वैल्यू क्या होगी, ये भी बढ़ जाएगी। तो समझ गए, ये एनालॉजी पूछी जाती है ये कई बार। इसको स्टार मार्क कैसे करते हैं, कहेंगे क्या होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं तो धारा घनत्व तो बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा, उसके नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके। तो क्या है ना, रेजिस्टेंस है टॉपिक, और इसको डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर, स्मॉल आर, किसी से भी कर सकते हो। और ये इसके अलग अलग सिंबल हैं। ये क्या, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही दूसरा टाइप है। और ये क्या है, रियोस्टेट है, इसको कहते हैं रियोस्टेट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। हाँ, इसका हाँ यूनिट होता है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो जिसने बताया बहुत अच्छी बात है। चलो बेसिक्स तो क्लियर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की हमने डेफिनेशन क्या बताई, वह कारक जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे वो है प्रतिरोध। यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। रोकता है का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम स्टॉप ही कर, मतलब उसके जो उसका जो पाथ था, जो जिस कंडक्टर के थ्रू वो फ्लो हो रहा है, उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें हीट डेवलप होगी। हीट क्यों डेवलप होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होगा, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होगा तो हीट होगी, और ज़्यादा हीट डेवलप होगी। इसका मतलब क्या कराएगा, ज़्यादा लॉसेज होंगे। ठीक है ना। अगर वोल्टेज दे रहा हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो उसमें क्या होंगे, लॉसेज ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुमने देखा होगा V अपॉन आई इक्वल्स आर। उस दिन मैंने बताया था, एक और टर्म बताया था कि क्या बताया था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों सही है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है और ये फील्ड सर्किट के लिए है, EFT का पोर्शन के लिए वहाँ पे। ये दोनों अपने आप में सही है, या फिर जब मशीन पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया R। तो मैं ऐसा कैसे डिनोट करूँगा, तो ये R का फॉर्मूला हो गया ओम, और V इक्वल टू आई आर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ सबकी अलग अलग यूनिट देखते हैं। V की यूनिट क्या है, वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या है, ओम। अलग अलग यूनिट होगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या अलग से मैं लिखूँगा, इसको क्या लिखेंगे, OH ओम। ठीक है, या फिर दूसरी यूनिट ऐसे लिख दो, इसी को लिख दिया, ओम पढ़ते हैं, इसी को लिख दिया। इसका मतलब ऑब्लिक करके नहीं, इन दोनों में कोई एक, यहाँ लिख लो और। ठीक है ना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, ये बेसिक सा हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला है। रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पहले चलो फॉर्मूला का डेराइव भी कर लेते हैं। अब बात हुई है तो डेराइव भी करते हैं। वैसे 30 मिनट हो गया तो फटाक से ये टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट और, तो ठीक है। तो रजिस्टेंस बात हुई थी, कंडक्टर हुआ था। ये डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर दिस, हाँ ये रजिस्टेंस था, ये कंडक्टर खुद का रेजिस्टेंस था, ये वोल्टेज था, और ये करंट फ्लो हो रही थी। अब क्या होगा इसमें, हाँ, कंडक्टर की लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा करंट। मान लो सपोज करो तो यहाँ पर 1 मीटर कंडक्टर था, अब मैंने कहा 10 मीटर कंडक्टर दे दिया, तो 1 मीटर के पास कुछ इसकी फिक्स वैल्यू होती है उसकी रेजिस्टेंस की, उसके किसके अकॉर्डिंग, उसकी मटेरियल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस था, उसको मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसके लेंथ पे, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। अगर कंडक्टर मोटा है, यानी कंडक्टर थिकनेस है, मोटाई ज़्यादा है, एक कंडक्टर है ये पतला, एक कंडक्टर ये है मोटा। ठीक है ना, ये जब कंडक्टर जितना मोटा होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, ये A है और B है, जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस केस में अगर RA लिखूं और इसको RB लिखूं, तो अगर एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया, यानी कि क्या है, जो क्षेत्रफल है कंडक्टर का उसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब कैसे,
समानुपाती का जब एल बढ़ाएंगे यानी जब लेंथ बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एरिया मैंने बढ़ा दिया, तार मोटा ले लिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर मैंने पतला तार लिया तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। तो जब भी इसको ऐड ऑन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, जब ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा, ये सीधा सा बेसिक सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक टर्म आता है रो, ठीक है ना, और ये हो जाता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे रो क्या है, अभी बताते हैं रो क्या है। रो एक टर्म है जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, यानी जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये किस पे डिपेंड होती है, उसके मटेरियल पे डिपेंड होती है। वो लेंथ कितना हो, एरिया कितना हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तुम कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी एरिया का ले लो, वो डिपेंड क्या है, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, किस मटेरियल से बना है। कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है और एल्यूमिनियम के लिए अलग है। इसकी एक अलग से टेबल आपकी बुक में गिवन होगी डेटा की, ठीक है ना। इवन शायद पहले तीसरे या चौथे पेज में है बेसिक इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर लेंथ और ए फॉर एरिया एंड रो फॉर रजिस्टिविटी। तो मैं इसको यहाँ लिखूँ, चलो ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। तो इसकी यूनिट लिख लो। इसकी यूनिट क्या होगी, एक साथ में दिखा दे रहा हूँ। ओम, इसकी होती है ओम, मीटर, और इसकी क्या होती है, लेंथ की मीटर, और ये क्या होगा, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ये एक साथ मैंने डिनोट कर दिया है, इससे ये साफ दिख रहा है। ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है, और लेंथ वाली यूनिट ये है, और इसकी यूनिट क्या है, एरिया की, वो नीचे वाली यूनिट है, ठीक है। कंपेयर करके इसको समझना है बेसिक सा। तो ठीक है, आज ठीक है, अभी चलो 2 मिनट और हैं, एक टॉपिक और देख लेते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब एक टर्म और, एक बेसिक सा फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं तुमने देखा होगा कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये तो टॉपिक आज में नहीं हो पाएगा, ये टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके लिए अगला ही सेशन लेना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, बस ठीक है, ठीक है। चलो इसमें एक और वो देख लो, एक इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म देख लो, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है, अब बात रजिस्टेंस होगा। रजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, आर फॉर रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, यानी कि चालकता। यदि अगर बात मैं करूं, सॉरी, अगर मैं बात करूं प्रतिरोध, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, चालन। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालन। अब बात मैं करूं रजिस्टिविटी यानी रो की, तो उसको किससे दिखाते हैं, 1/सिग्मा। ये है प्रतिरोधकता, ये होता है चालकता। तो मैं लिख दे रहा हूं कि सिग्मा जो होता है इसको कहते हैं चालकता। ये जिसके क्या होता है, ये विपरीत होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब उसके बाद एक, हाँ, अब मैं कहूँ कि आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में और रो की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, आर इक्वल टू रखूँगा तो 1/g, और रो की वैल्यू 1/सिग्मा, और एल और ये ऐसे ही रहेंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसको क्या करना है, ऐसे ही रखो, चाहो तो सॉल्व कर लो, वैसे कोई नीड नहीं है, इतने पे ही ठीक है। तो ये कि ये नया से नया फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में सुना है, क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। तुम कितना काम कर सकते हो, ये तुम्हारी क्या है, एनर्जी है। तुम किस दर से काम करोगे, किस समय में कितना, कितने टाइम लोगे कितना काम करने में, ये क्या है, तुम्हारा पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, पावर को, P इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, ये W क्या है यहाँ पर, वर्क डन, यानी कि कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करोगे, ठीक है ना, ये है, और डी ये टाइम है, ठीक है। या फिर मैंने इसको ऐसे बताया था कि ये W को क्या करना है, अवकलन टाइप का, जैसे समझ लो बेसिक सा, ठीक है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये करूँ कि डी W/dt है, और मैं कहूँ कि यहाँ dq
अपॉन डी क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी दिख नहीं रहा था, बताया भी नहीं किसी ने। तो क्या करना है, डी क्यू अपॉन डी टी के मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एक मैं कहता हूँ यहाँ क्यू यहाँ ले लो और एक ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये किसको डिनोट करेगा, करंट को। और वोल्टेज की डेफिनेशन पिछले क्लास में मैंने बताई सबसे पहले क्लास में, ये हो जाए वोल्टेज। तो यहाँ से क्या आ गया, P इक्वल टू वी आई, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी जिसको क्वेश्चन पूछना हो